वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये वीडियो हमारी पार्ट 2 होने वाली है। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था, जहां मैंने आपको 1 और 2 नंबर के सारे ही क्वेश्चन समझा दिए थे। आज हमारा बच्चों पार्ट 2 होगा क्लास 8 के मैथ्स का, जहां हम 3 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर करवाऊंगा और आपसे मैं आंसर भी पूछता जाऊंगा बीच-बीच में, तो आप आंसर बताते जाना। चलो हम सीधा ही बच्चों अपने पार्ट 2 पे पहुंच जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश पेपर दोनों ही है हमारे पास। हम दोनों में ही पार्ट 2 पे पहुंचते हैं। जब तक आप कमेंट करके बताओ कि सर हम आ चुके हैं, पढ़ने के लिए बिल्कुल हम रेडी हो चुके हैं। सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कि आप बिल्कुल रेडी हो कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए और पढ़ने के लिए। जल्दी-जल्दी कमेंट करो। मैं आंसर भी आपका निकाल देता हूँ, जो कि आपका सेक्शन सी का आंसर होगा। चलो, कमेंट देख लूँ पहले आपका मैं। सर क्लास 9th का कब आएगा? बच्चों, क्लास 9th के लिए तो हमने टोटल 5 सैंपल पेपर बनाए हैं साइंस के। और भाई, साइंस का अगर बच्चों आप सैंपल पेपर हमारा देख लोगे, तो इतना मज़ा आ जाएगा आपको सारे क्वेश्चन करने में। भाई, एक अलग ही लेवल का हमने साइंस का पेपर बनाया है। तो जितने भी क्लास 9th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, बच्चों समझ जाओ, आज शाम से आपके साइंस की वीडियो आनी स्टार्ट होगी और कल शाम तक वीडियो आती ही रहेगी साइंस की। और साइंस का हमने बहुत ही मेहनत से ये पेपर रेडी किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और आपके लिए एक-एक क्वेश्चन चुन के हमने लाया है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों सैंपल पेपर होगा क्लास 9th का भी। तो 9th वाले बच्चे रेडी रहना। कुछ देर के बाद 1 से डेढ़ घंटे में 9th क्लास का साइंस का सैंपल पेपर अपलोड होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर, 4 से 5 सैंपल पेपर हमारे होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तो हम क्लास 8 का करने वाले हैं। चलो, सारे बच्चे रेडी हो? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, जो कि पहला क्वेश्चन है हमारा। 2 वर्गों के परिमाप क्रमशः 40 और 96 मीटर हैं। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन 2 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 40 एंड 96 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। मान लो एक आपका स्क्वायर है, मान लो एक स्क्वायर 1 है, एक स्क्वायर 2 है। जहाँ पे एक का जो आपका पेरीमीटर बोला है, परिमाप बोला है, वो 40 है और दूसरे का जो परिमाप या पेरीमीटर बोला है वो 96 है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द फर्स्ट 2 स्क्वायर्स। अब बोला गया है बच्चों कि हमें ऐसे स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है जो इन दोनों को प्लस कर दे, इन दोनों को प्लस करके उसका सम आ जाए। तो 40 और 96 बच्चों कितना होता है? जल्दी-जल्दी कमेंट करो। और इसी का जो सम होगा वो हमारे अलग स्क्वायर के बराबर होगा। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो मैं सीधा ही आंसर आपको दिखा के बताता हूँ किस तरीके से होगा। तो लिखेंगे स्टेप 1 में, जो कि हमारा क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। सबसे पहले समझ लो, जो स्क्वायर यानी वर्ग का परिमाप होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। ठीक है? अब ये 4 गुना भुजा क्यों आया? ये क्वेश्चन तो काफ़ी बच्चों में से आता होगा, सर ये बना तो बना कैसा? तो मैं बताता हूँ। एक आपको वर्ग बना के दिखाता हूँ। एक वर्ग बनाया मैंने। अब क्या होता है ना बच्चों, वर्ग की एक ख़ासियत क्या होती है कि इसके चारों साइड बराबर होते हैं। ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है और ये वाला बराबर होता है। इसके चारों कोण भी बराबर होते हैं। ये कोण बराबर इसके है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, जो कि 90 डिग्री का होता है। इसके बाद इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण यानी ये लाइन खींच दिया मैंने, जिसको इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, ये भी इसके इक्वल होते हैं। एकमात्र ऐसा फिगर है, चतुर्भुज है ये, जिसमें विकर्ण भी इसके बराबर होते हैं। तो इस साइड की खासियत होती है बच्चों कि अगर हमें एक साइड का इसका लेंथ पता है, मान लो इस साइड का हमें लेंथ पता है जो कि 6 सेंटीमीटर है, तो हम इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है बच्चों, इसके बाहर यहाँ से आप चलना शुरू करते हो। मान लो एक पार्क है, पार्क के एक कोने से आपने चलना शुरू किया और चलते-चलते चारों तरफ इसके चक्कर लगा दिए और यहाँ जब पहुँचे, तो ये एक परिमाप है। जब हम पूरे उसके साइड से घूम जाते हैं, वहीं जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल हमेशा 2D डिज़ाइन में निकाला जाता है और आपने सुना होगा वॉल्यूम जो निकाला जाता है, वॉल्यूम हमारा 3D डिज़ाइन में निकाला जाता है। 2D के लिए हमेशा ही क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल इसके अंदर का पूरा ही एरिया हो जाता है। ठीक है? परिमाप आपके इस साइड का पूरा हो जाता है और बीच में जितना भी हिस्सा होता है वो आपका क्षेत्रफल में आता है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए।
तो अब आंसर देखते हैं। यानी अगर मान लो स्क्वायर का एक साइड आपका 6 सेंटीमीटर है, तो ये साइड भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 यानी 6 चौक 24 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। इस तरीके से इसका फॉर्मूला बना है 4 गुना साइड। ये बच्चों कॉन्सेप्ट था आपका वर्क के लिए कि आप कभी भी इस क्वेश्चन को भूल नहीं पाओगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ना कि हम रट्टा मार लेते हैं। अब आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बच्चों, सीधा ही आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारा है 4 इंटू साइड। फर्स्ट स्क्वायर जो था आपका पहला वाला था, उसका पेरीमीटर कितना बोला गया था? 40। तो क्या निकालेंगे बच्चों? 4 गुना साइड यानी एक का निकल जाएगा 10 मीटर। ठीक है, और उसका एरिया निकल जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। और सेकंड स्क्वायर है जो, वो हमारा 96 था। जब उसका हमने एक साइड निकाला तो 24 मीटर हमारा निकल गया। ठीक है, अब 24 मीटर का जब हमने एरिया निकाला तो हमारा 576 मीटर स्क्वायर निकल गया। अब आपको बता दूं, वर्ग का जो एरिया होता है वो क्या होता है बच्चों? भुजा गुणा भुजा। ठीक है, भुजा, एक भुजा गुणे में भुजा। ठीक है, इसी को हम भुजा स्क्वायर कह देते हैं। ठीक है, तो जब हमने एक साइड निकाला 40 का तो ये हमारा 10 आया, और 96 का जब हमने एक साइड निकाला तो वो 24 आया। इस तरीके से हमने इन दोनों का एरिया निकाल दिया है। ठीक है, जब हमने इन दोनों को एरिया को प्लस किया, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्षेत्रफल उन दो वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो 676 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने दोनों के एरिया को प्लस कर दिया, फर्स्ट स्क्वायर के और सेकंड स्क्वायर के। अब देखो अगला क्या है? फाइंड साइड ऑफ अ न्यू स्क्वायर। अब भाई नया स्क्वायर का हमें साइड फाइंड करना है। तो भाई साइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? साइड स्क्वायर। अब भाई 676 है बच्चों हमारा। ठीक है, क्या है? 676। आपने वर्गमूल किया होगा ना बच्चों। यहाँ पे अगर मान लो, यहाँ पे अगर मैं वर्गमूल लगा दूं, स्क्वायर रूट लगा दूं, तो भाई इसका जब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको कहते हैं गुणनखंड, जब करेंगे तो ये भाई किसके स्क्वायर से बना है बच्चों? जल्दी कमेंट करके बताओ कि 676 किसके स्क्वायर से बना है? जल्दी कमेंट करके बताओ बच्चों, जल्दी कमेंट करके बताओ कि 676 किसके स्क्वायर से बना है? जल्दी कमेंट करके बताओ। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात की गई है। यहाँ पे काफी बच्चे लिख रहे हैं 40 प्लस 96 136। बच्चों यहाँ पे हमारा परिमाप को प्लस नहीं करना है, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात की गई है। जल्दी बताओ 676 किसके स्क्वायर से बना है? जैसे आपका 575 625 आपका बनता है 25 के स्क्वायर से। उसी प्रकार आप बताओ मुझे 676 किसके स्क्वायर से बना है? जल्दी बताओ आपको, फिर मैं आंसर बताऊंगा बच्चों। जल्दी कमेंट करके बताओ कि 676 किसके स्क्वायर से बना है? अर्जुन ने लिखा 26। बिल्कुल, अर्जुन ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है। चलो भाई, अर्जुन ने लिखा है 26, यानी 26 आंसर इसका हो जाएगा। जब आप देखो बच्चों 26 हमारा निकल गया। अब इसका हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप कैसे निकालेंगे? 4 गुना साइड, 4 गुना 26, जो कि आपका 104 मीटर हो जाएगा। तो आंसर आपका 104 मीटर। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि इसमें ना आपके एक साथ 4 क्वेश्चन को पूछा गया था। सबसे पहले देखो, दो वर्गों के परिमाप आपके दे रखे हैं, 40 और 96 मीटर। ठीक है, 40 मीटर बच्चों आपका जो परिमाप दे रखा है, जब इसका हमने एक साइड निकाला तो हमारा ये 10 निकलेगा, क्योंकि 4 गुना साइड होता है। जब 4 को हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो 10 का निकल जाएगा, यानी एक साइड का वैल्यू हमारा 10 निकल जाएगा। अगला हमारा क्या है? 96 मीटर। जब हमने इसका निकाला 4 गुना साइड, जब हमने 96/4 किया तो एक साइड का वैल्यू हमारा 24 निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, जिसका बच्चों क्या बोला है? क्षेत्रफल। ध्यान देना, क्षेत्रफल की बात की है। इन दो वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो, इन दो वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो, उसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो जो नया साइड है हमारा, उसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। जब हमने बच्चों देखा कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो भुजा गुना भुजा होता है, और इसका एक भुजा हमारा 10 निकल चुका है, यानी 10 गुना 10 यहाँ हो जाएगा, और नीचे वाले का हमारा 24 निकल गया है, तो 24 गुणा 24 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इन दोनों का क्षेत्रफल निकाला बच्चों, एक का हमारा 100 आया, एक का हमारा कितना आया? 576। ठीक है बच्चों, जब हमने इन दोनों के क्षेत्रफल को प्लस किया तो हमारा आ गया 676। ठीक है, हमने इन दो वर्गों के क्षेत्रफल को जमा कर दिया। अब कह रहा है ये क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल आया है वो किसी
ओ क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो 676 किसके वर्ग से बना है? क्योंकि एट द एंड हमारा जो वर्ग का फॉर्मूला होता है वो हमारा भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा गुना गुना भुजा गुणा भुजा। तो जब हमने ए स्क्वायर किया बराबर में 676, जब स्क्वायर का बच्चों हमने यहाँ भेजा तो ये स्क्वायर रूट हो गया, वर्गमूल हो गया, और हमारा एक साइड का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 26 आ गया। इस प्रकार से बच्चों हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। देखो इसी क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, उसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत स्मार्ट तरीके से आंसर करना पड़ता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? अब अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको दिख रहा होगा क्योंकि अभी अभी वीडियो स्टार्ट हुई है, इस वजह से बच्चों आपको ऐसा लग रहा होगा। हम सीधा ही अगले वीडियो पे, अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है आपका कि अभाज्य गुणनखंड की विधि का उपयोग करके 11,025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब भाई हमें अभाज्य गुणनखंड की विधि का उपयोग करके इसका क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। वहीं अगर हम इंग्लिश में देखें, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11,025। जब बच्चों इसका करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, जब हमने किया तो इस तरीके से इसका आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो देखो बच्चों यहाँ पे 2-2 बार क्या आया है, यानी कौन सा नंबर किसी के स्क्वायर से बना है। तो देखेंगे 3 इंटू 3 यानी एक स्क्वायर ये है, ऊपर से 5 गुणा 5 एक स्क्वायर ये बन जाएगा, और एक स्क्वायर ये बन जाएगा, क्योंकि इसके पूरे पे वर्गमूल डला हुआ होता है। यानी अगर 2-2 नंबर दे रखे हैं तो हम 2-2 नंबर जब बाहर निकालेंगे, 3 गुणा 5, 5 गुणा 7, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। जब हम इन तीनों को गुणा करेंगे तो 105 हमारा आ जाएगा, यानी 105 के स्क्वायर से हमारा 11,025 बना हुआ है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 105। इस तरीके से बच्चों हम अभाज्य गुणनखंड की विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरीश कुमार ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है 105, और किरण कौशल ने भी बिल्कुल ठीक आंसर लिखा है 105। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है? टी के लिए हल कीजिए। 6t + 1/3 + 1 बराबर में t-3/6। इसी को बच्चों अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो, इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ोगे, सॉल्व फॉर t 6t + 1/3 + 1 = t-3। जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमें t का मान ज्ञात करना है। तो चलो बच्चों t का मान भी हम ज्ञात कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन हमारा दे रखा है 1 वेरिएबल में, हमें t को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम 6 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन अपने चैप्टर सेकंड ही पढ़ा होगा, जहां हम 6 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि ये नीचे के नंबर बिल्कुल कट जाए, ये नीचे का नंबर कट जाए और ये नीचे का नंबर कट जाता है आपका। ठीक है, तो हमने किया बच्चों, जब हमने किया इसको क्या बोला हमने कि भाई मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हमने 6 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 6t + 1/3 + 1 60, तो हमारा ये से ये कट गया, और ठीक है, और इस 3 से हमारा ये कट गया, तो यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 6 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 6, क्योंकि कभी भी ये बात ध्यान रखना, एक नंबर हो कोई सा भी, जैसे मान लो 6t + का 1, ठीक है, ये प्लस का 1/3 है, प्लस का यहाँ मान लो 1 है। ठीक है, तो जब भी बच्चों हम इसके नीचे को, पूरे नंबर को हम जब काटते हैं, ठीक है, तो पूरे नंबर को काटने के लिए ये नंबर को भी ना हमें इस बटे के अंदर लाना पड़ता है। ठीक है, हम इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम 3। ठीक है, हमने 3 लिख दिया। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 एकम 3 यानी 6t प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 तिया 3, यानी यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। कुछ इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे तो हमने सिर्फ एक नंबर को काटा। ठीक है, हमने एक नंबर को काटा, इसका मतलब क्या है कि भाई इस 6 को पहले, इस 6 को हमने पहले इससे गुणा किया, और इस 6 को फिर हमने इससे गुणा किया, फिर इस 6 को बच्चों हमने इससे गुणा किया, लेकिन उससे पहले हम इसको काट देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है। जब भी हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दोनों ही नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इस 3 से अगर हम काट देंगे तो इस नंबर को हम भूल जाएंगे। हमें इस नंबर, ये भी एक अलग नंबर है,
और ये भी एक अलग नंबर है, दोनों को एक साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वहीं पे ये वाला भी पूरा एक नंबर है क्योंकि बटे में ही ये नंबर आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बच्चों यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे 2 आ गया, वहीं 6 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 6 आ गया। इस 6 से बच्चों हमने इस 6 को ही काट दिया क्योंकि ये एक ही बटे में नंबर था, ठीक है। जब हमने काटा तो यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे 2 गुणा में 6t प्लस का 1, और जब 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा यहाँ पे 6 आ गया, और जब इस 6 से ये 6 कट गया तो t-3 हमारा हो गया। जब हमने बच्चों इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 6t 12t, 2 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 2 और प्लस का 6, या t-3 हमारा हो जाएगा। यहाँ 12t प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे t-3 हो जाएगा। जब बच्चों इसको हमने काटा, यहाँ 12t है, इस 3 को बच्चों हम यहाँ भेज देंगे तो ये बच जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 11t हमारा बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11t बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ बच्चों हमारा माइनस का 8 यहाँ हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का 8 था, माइनस का 3 हो जाएगा। 11t हमारा यहाँ आ जाएगा बच्चों, ये माइनस का 11 यहाँ आ जाएगा, और भाई t हमारा यहाँ छोड़ के हम इसको यहाँ लाएंगे तो बच्चों ये माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, इस इक्वेशन का t की वैल्यू हमेशा हमारी 1 आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन आपको लगा होगा, लेकिन इसको हमें बहुत ईज़ी तरीके से कैसे सॉल्व करना है मैंने वो आपको बता दिया। ये चीज़ बच्चों आपके सेकंड चैप्टर में होगी। सेकंड चैप्टर में आपके एग्ज़ाम्पल में ये क्वेश्चन था आपका, वही सेम क्वेश्चन आपका ये उठ के आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? कमेंट करके बच्चों जल्दी बताओ कि आपको समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी बच्चों हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 512 घन सेंटीमीटर है। अगला है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें आयतन बोला गया है, ठीक है। और एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। एक बार आप देखोगे घन का जो वॉल्यूम होता है या घन का आयतन होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब होगा आपका 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर में या नहीं 6 चैप्टर है आपका ना, घन और घनमूल, उसमें बोला गया है ए क्यूब आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए क्यूब का फॉर्मूला है और यहाँ पे 512 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी ए क्यूब आपका दे रखा है 512 सेंटीमीटर क्यूब, हमें ए निकालना है, ठीक है। तो हम बच्चों यहाँ पे ए लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे 512 लिखेंगे, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, क्यूब रूट करना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्यूब रूट करना है तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों क्यूब में लिख देंगे कि भाई ये 512 किसके क्यूब से बना है, हमें वो बताना है, वही हमारा लेंथ यानी लंबाई हो जाएगी। इंग्लिश वाले बच्चों को अगर मैं बताऊं कि भाई अगर हम, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब में से अगर हम ए की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा लेंथ निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम कर देंगे। अब भाई यहाँ पे ना आपको फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि फॉर्मूला बेस पे ही पूरा मैथ होता है। कुछ फॉर्मूले को बच्चों याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि एक घनमूल का क्वेश्चन आपका आना ही है। कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, यहाँ मान लो 512 सेंटीमीटर क्यूब की जगह 256 आ जाए, 32 आ जाए, 64 आ जाए, 81 आ जाए, कुछ भी आ सकता है आपका, 729 आ जाए। तो अगर ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यू ए क्यूब हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जिसको कहते हैं गुणनखंडन कहते हैं, जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे 512 आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है, 512 लिखा, इसको हम भाग करते हैं 8 से। देखो बच्चों यहाँ पे ना कोई भी नंबर ना 3 बार आना चाहिए, ठीक है। 3 बार नंबर आएगा तभी हम उसको पूरा नंबर करके लिख सकते हैं। अगर 2 बार नंबर भी आएगा तभी भी हम यहाँ पे स्क्वायर रूट हमें डालना ही पड़ेगा। 3 बार नंबर आएगा तो हमें स्क्वायर रूट नहीं डालना पड़ता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हमने इसको 8 से भाग किया तो क्या आएगा, 8 छः 48, 8 छः 48, 3 8 चौक 32, ठीक है। यहाँ जाएगा 8 8 64, ठीक है। और 8 से आपका 8 कट गया, यानी ये 8 के घन से बना बना हुआ है, तो इसलिए 8 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। वही बच्चों इसका वर्गमूल पूछा जाता तो यहाँ पे वर्गमूल में क्या होता, यहाँ पे 8 8 आ जाता आपका और एक 8 बच जाता, तो यहाँ पे आ जाता आपका 8√8, क्योंकि आपका एक तो आपका स्क्वायर में आ गया तो स्क्वायर को हमने सही लिख दिया, और एक आपका रूट में आ गया तो उसको हमें रूट में ही लिखना पड़ता है क्योंकि इसका कोई साथी नहीं है, दूसरा साथी नहीं है।
उसका एक ही साथी है। लेकिन घनमूल में क्या होता है बच्चों, या घन में क्या होता है कि हमें 3 नंबर चाहिए होते हैं एक घन को बनाने के लिए, वरना वो घनमूल ही रहता है। ठीक है? इसीलिए बच्चों यहाँ पे हमारा 8 सेंटीमीटर पूरा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपको गुणनखंडन करना था और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों? जल्दी कमेंट करके बताओ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। किरण क्वेश्चन ने बोला कि आंसर 8 होगा। नहीं बच्चे, आंसर -1 ही होगा। उसको आप दोबारा सॉल्व करना, आपका हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे एक बच्चा आलू खाने के लिए बोल रहा है, तो भाई कमेंट करके बता दो बच्चों कि आपको आलू खाना है कि नहीं खाना। हम सीधा ही अगले क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं, जो कि आपका सेक्शन डी होने वाला है बच्चों। 5 नंबर के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 100% चांस है ऐसा क्वेश्चन आएगा और सेम कॉन्सेप्ट पे आएगा। क्या पता ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसको बच्चों बहुत ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ क्या बोला बच्चों, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज बोला गया है, तो समांतर चतुर्भुज की एक खासियत होती है, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, जो विपरीत कोण होते हैं, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी ये एंगल एस एंगल क्यू के बराबर होगा। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। एंगल पी आपके एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ऊपर से एक और चीज बता दूं बच्चों आपको, ये साइड बच्चों इसके इक्वल होगा, ये साइड बच्चों इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारी इस एंगल की या समांतर चतुर्भुज की खासियत हो जाती है। वहीं इसके जो बच्चों कोण होंगे, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये 180 डिग्री बनाते हैं। सेम ये वाला कोण और ये वाला कोण भी 180 डिग्री बनाते हैं। ये कोण और ये कोण भी 180 बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपने एक चीज पढ़ा होगा ना पहले क्लास में कि यहाँ देखो कि एक जा रहा है लाइन और एक दूसरा लाइन उसके प्रतिच्छेद है। एक तिर्यक सीधी रेखा हम इससे गुजारते हैं, तो भाई इसमें जो ये एंगल होता है बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला कोण, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी ये हमारा संपूरक कोण बनाता है। ठीक है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा 180 डिग्री होता है। तो अगर बच्चों आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको आगे कर देता हूँ और इसको भी मैं आगे कर देता हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही 180 डिग्री बनाएंगे और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी 180 डिग्री बनाएंगे। इसी प्रकार से बच्चों इसके सम्मुख कोणों का योग हमेशा ही 180 डिग्री होता है। ये कुछ बेसिक चीजें थी जिसको आप अगर समझ जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। सेम चीज मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो में बताया था, जहां मैंने आपको 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन सारे क्लियर करवाए थे। तब भी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था और मैंने फिर से आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको बता दिया, इसके बाद हमें आगे के क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आप बच्चों ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक और चीज बोली गई है। यहाँ पे हमारा क्या है, पी क्यू आर एस में ओ जो है हमारा मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब एस ओ, जो ये वाला कोण होगा, ये वाला साइड होगा, ये इस साइड के बच्चों बराबर है। ठीक है, ये 11 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो इससे हम ये वाला साइड निकाल देंगे। उसी प्रकार हमारा ये साइड भी निकल जाएगा। चलो, अब क्या बोला है इसमें, एंगल एस हमें ज्ञात करना है, एंगल आर हमें ज्ञात करना है, पी क्यू साइड ज्ञात करना है, क्यू आर साइड हमें ज्ञात करना है, और विकर्ण पी आर, ये मतलब ये पूरा विकर्ण हमें क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है उस विकर्ण का। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, कोई भी कर देंगे, क्योंकि देखो ये हमारा बीच में ये मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अगर ये 6 होगा तो बच्चों ये वाला भी 6 ही होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। वहीं हमारा क्या बोला गया है, पी क्यू, ये हमारा पी क्यू बोल रखा है, क्या होगा, यानी एस आर जो बच्चों हमारा 15 सेंटीमीटर है, तो ये पी क्यू भी हमारा 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये साइड इसके बराबर होता है। वहीं अगर एस पी हमारा 11 सेंटीमीटर है, तो हमारा क्यू आर भी 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हमें निकालना है बच्चों एंगल एस, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, एंगल आर ये वाला एंगल निकालना है बच्चों, और बस यही 2 एंगल निकालना है। तो अगर आप देखो बच्चों, तो हम इससे निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं, मैं इसका भी आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं। आपने सुना होगा बच्चों, एक लाइन जब भी ये जाती है, ठीक है, उस पे कोई भी एक प्रतिच्छेदी रेखा बनती है। ठीक है, एक प्रतिच्छेदी रेखा मैंने बना दिया, तो जो ये कोण जो बनता है ना बच्चों, आपका ये जो कोण बनता है पूरा, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जो ये मान लो ये हमारा एल है, तो एल एक लाइन है, उसके ऊपर एक प्रतिच्छेदा रेखा बनती है, तो ये
180 डिग्री बनाता है। यानी यहाँ पे जो एंगल 1 होगा प्लस एंगल 2 होगा, ये 180 डिग्री होगा। मान लो बच्चों यहाँ का एक एंगल 75 डिग्री है, ठीक है? तो ये एंगल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 180 में से आप 75 माइनस कर दो तो ये हमारा 110 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों? ये हमारा क्या होता है, एक लाइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है? उसी प्रकार बच्चों अगर यहाँ देखो आप, इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे एक एक लाइन जा रहा है बिल्कुल सीधा और एक रेखा बन रही है बच्चों। ये देखो, ये प्रतिच्छेदी रेखा बन रही है। इसका मतलब इसका योग भी आपका 180 डिग्री होगा। अगर ये 60 है तो बच्चों ये आपका क्या होगा, 120 डिग्री। क्या होगा, 120 डिग्री होगा। अगर बच्चों एंगल क्यू हमारा 120 डिग्री है, तो आपने समांतर चतुर्भुज का एक समझा होगा कि इसका जो विपरीत कोण होता है वो इसके बराबर होता है। यानी अगर हमारा कोण Q 120 डिग्री है तो कोण S भी हमारा 120 डिग्री होगा, क्योंकि इसका विपरीत कोण है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 120 डिग्री, ठीक है? और बच्चों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था, सम्मुख कोण वाला। क्या था सम्मुख कोण में बच्चों, कि ये देखो, ये एक कोण है, ये दो दो रेखा जा रही है आपकी, जो L है और ये M है, ये एक दूसरे के क्या बच्चों, समांतर है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही क्या बनाते हैं बच्चों, संपूरक कोण बनाते हैं, यानी 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है? वहीं सेम बच्चों ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बिल्कुल सेम है बच्चों, जो 180 डिग्री बनाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे बच्चों ये वाला कोण और ये वाला कोण भी 180 डिग्री बनाएंगे। अगर ये वाला 120 है तो ये हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का होगा। तो बोलेंगे एंगल R प्लस एंगल Q बराबर में 180 डिग्री, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है? इस प्रकार से बच्चों ये हमारा 60 निकल जाएगा और इसके अपोजिट यानी विपरीत कोण हमारा ये भी 60 निकल जाएगा। कुछ इस प्रकार बच्चों इसका आंसर भी हो जाएगा। मैं आपको और अच्छे तरीके से करके समझाता हूँ। बस इतना बता दो बच्चों कमेंट में कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, जो जस्ट मैंने अभी आपको समझाया वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ ये चीज़। जल्दी जल्दी बच्चों कमेंट करके बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताओ। कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है बच्चों, आपको ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके। ठीक है, किरण कह रही है कि हाँ सर समझ में आया, और कोट कह रहे हैं कि सर आपकी वॉइस को क्या हुआ? बच्चों ये चैनल हम 2 बंदे चलाते हैं, 2 मतलब 2 चलाते हैं, एक आपके जय भैया और एक मैं चलाता हूँ, जहाँ मैं आपको मैथ्स का क्लास देता हूँ, साइंस का क्लास देता हूँ, वहीं जो जय भैया हैं आपको सारे सब्जेक्ट की क्लास देते हैं। इसी प्रकार से बच्चों हमने 2 दिन रात रात सुबह मेहनत की है आप सब बच्चों के लिए, पेपर बनाने में की है। इसी तरीके से बच्चों हमारी वॉइस थोड़ी-सी डाउन हो गई होगी, ये वक़्त के साथ बच्चों ठीक होती जाएगी, क्योंकि अभी जस्ट हम उठे थे और हम आपके लिए वीडियो लाना शुरू कर दिए, क्योंकि परसों ही आपका एग्ज़ाम है। तो ये वीडियोज़ बच्चों आप सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहीं बच्चों बबीता देवी कह रही है कि सर इंग्लिश में भी समझा दो। बिल्कुल बच्चों, मैं इंग्लिश में भी समझा दूँगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, अच्छे तरीके से दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। तो बच्चों इसका आंसर आपका होगा कुछ इस प्रकार से। देखो, इंग्लिश वाले बच्चे कह रहे थे ना कि इंग्लिश वाले, इन अ पैरेललोग्राम यानी एक समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल होते हैं, जो विपरीत कोण होती है वो इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी जो सम्मुख कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ये भाई हिंदी वाले बच्चों को ये बताता चलता हूँ। यहाँ पे बच्चों गिवन दे रखा है हमारा जो एंगल क्यू है हमारा, तो ये वाला एंगल है, एंगल क्यू हमारा क्या है, 60 डिग्री हमारा दे रखा है। चलो, जब हम बच्चों एंगल एस बराबर में एंगल क्यू यानी 60 डिग्री है, वहीं अगर हम निकालेंगे जैसा कि मैंने जस्ट आपको बताया कि ये पूरा ही आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है? जब 180 डिग्री में से हम 60 डिग्री निकालेंगे तो हमारा एंगल क्यू 120 डिग्री निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार बच्चों हमारा ये एंगल क्यू हमारा आ गया है निकल के, एंगल आर से निकल के आ गया है। वहीं स्टेप 2 में देखोगे बच्चों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है? एंगल पी क्यू इक्वल में एस आर, एंगल पी एस इक्वल में क्यू आर, ठीक है? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी हमारा एस पी एस आर इक्वल में हो जाएगा पी क्यू के, जैसा ही आपको मैंने अभी बताया था, और वहीं एंगल एस पी आपका इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू आर के, ठीक है? इसी प्रकार से हमारा इन दोनों का वैल्यू भी निकल जाएगा। इसका क्यू आर का क्या होगा, 11 सेंटीमीटर, और पी क्यू का होगा आपका 15 सेंटीमीटर। अब लास्ट में क्या दे रखा है बच्चों कि हमें निकालना था
क्या इसका विकर्ण निकालना था कि विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, पी आर की लंबाई कितनी होगी। तो चलो बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझना। ध्यान दो, क्यू आर हमारा 15 सेंटीमीटर है और पी एस भी हमारा 15 सेंटीमीटर है। पी एस हमारा 11 सेंटीमीटर है। दिस मस्ट मीन्स पी एस इक्वल में 11 सेंटीमीटर, सो वी अपडेट अकॉर्डिंगली यूजिंग क्यू आर इक्वल में 15 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल में 11 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टेप 3 में देखेंगे बच्चों, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल में गए बच्चों हम जो कि पी क्यू आर है। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, एक हमने बच्चों एक ट्राइंगल यहाँ पे खींच दिया है। इस चीज़ को मैं आपको बताता चलूँ। ठीक है, क्योंकि हमें पी आर पूरा ही निकालना है, तो हमने एक ट्राइंगल खींच दिया बच्चों, यहाँ पे एक ट्राइंगल खींच दिया है। तो बोला गया है बच्चों, ये जो ट्राइंगल आपका बन रहा है, पी क्यू, ये वाला जो ट्राइंगल आपका बन रहा है, इसका हमें बता रहा है कि इस ट्राइंगल में जब हम घुसते हैं, जो हमारा पी क्यू है, मतलब ये हमारा है 15 सेंटीमीटर है, जो कि इसके बराबर है। ठीक है, और जो क्यू आर है हमारा, जो क्यू आर है हमारा, ये कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और एंगल क्यू हमारा 60 सेंटीमीटर है। तो नाउ अप्लाई द कोसाइन रूल। कोसाइन रूल को बच्चों हम निकालेंगे, यानी कोस का रूल निकालेंगे। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू इंटू क्यू आर इंटू का कोस स्क्वायर, जो कि क्यू थीटा है। अब निकालेंगे पी क्यू का मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 11 इंटू 15 प्लस कोस 60 डिग्री, जो कि हमारा 60 डिग्री दे रखा है, इज इक्वल में 121 प्लस 225 माइनस का 2 इंटू 11 इंटू 15 इंटू 1/2। तो इस तरीके से बच्चों हमारा 181 निकल के आ जाएगा, और पी आर हमारा जब निकलेगा रूट 181, तो 13.45 सेंटीमीटर के लगभग हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसका भी आंसर हमने निकाल दिया है। ये क्वेश्चन बच्चों आप सबको समझ में आया, जल्दी बताओ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? चलो हम आगे बढ़ें, आप अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन है। क्या बोला गया है 12वें क्वेश्चन में? दाई तरफ दिया हुआ आयत चित्र ये दर्शाता है, ये जो आयत चित्र है बच्चों, ये दर्शाता है कि विभिन्न संख्याओं में पुस्तकें रखने वाले कितने व्यक्ति हैं। दिए गए आयत चित्र को अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें पहले प्रश्नों के उत्तर देना है। एक बार बच्चों ये आपका आयत चित्र आप अच्छे से देख लो, उसके बाद हम इसका उत्तर भी आपको दे देंगे। क्या गया है क्वेश्चन में? सर्वेक्षण किए गए कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने लोगों के पास 60 से अधिक पुस्तकें हैं? 40 से कम पुस्तकें कितने लोगों के पास हैं? कितने लोगों के पास 20 से अधिक पुस्तकें हैं? 20 से अधिक लेकिन 40 से कम पुस्तकें वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। मैं पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों आप इस आयत चित्र को अच्छे से देख लो। कुछ इस प्रकार आपका आयत चित्र है ये वाला। ठीक है, आपको दिख रहा है ये आयत चित्र? मैंने आपके लिए जूम कर दिया है बच्चों। एक बार आयत चित्र बिल्कुल अच्छे से देखो। उसी प्रकार से अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ोगे, हिस्टोग्राम गिवन, आपको दिख रहा है क्वेश्चन बच्चों अच्छे से? हाँ, हिस्टोग्राम गिवन ऑन द राइट शोज द नंबर ऑफ पीपल owning the different number of books. Study the histogram and answer the following questions. Find the total number of people surveyed. How many people own more than 60 books? Find the number of people owning less than 40 books. How many people own more than 20 books? Find the number of people having more than 20 but less than 40 books. ठीक है, और इसके और में बच्चों क्या बोला है, एक आपको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट वाला बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको हिस्टोग्राम का आंसर बता दूं। ठीक है, आप इस बार इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखो बच्चों, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। चलो, अगर आप बच्चे आंसर करोगे तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चों आपसे आंसर पूछता हूँ, मुझे आंसर बताओ। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वेक्षण किए गए कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। सर्वेक्षण यानी इस सर्वे में कितने लोग हैं बच्चों। ठीक है, जल्दी से मुझे गिन के बताओ कितने लोग हैं, जल्दी से गिन के बताओ कमेंट में कितने लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं। और अगर तक अभी तक बच्चों आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और बताएं, जल्दी से बताएं इसका आंसर। ठीक है बेटा, इंग्लिश में भी समझा देंगे। तो बच्चों ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो इसमें कितने बच्चों ने अभी तक सर्वे किया है, यहाँ पे देखो व्यक्तियों की संख्या, यानी कितने पीपल ने इसमें सर्वे किया है बुक मतलब पुस्तकों की संख्या में, ये हमें बताना है। तो बताओ जल्दी कितने लोगों ने सर्वेक्षण यानी सर्वे किया है, जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी गिन के बताओ बच्चों आप, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। अंशु कुमार लिखती है 5, रुद्र कुमार। बच्चों
5 5 5 सब गलत है, आंसर ये नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखो तो ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है, ठीक है। यहाँ देखोगे इस तरीके से आपका होगा। तो कितने लोगों ने सर्वेक्षण किया है, ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे 8 व्यक्ति है, यहाँ पे 14 व्यक्ति है और इसके आगे व्यक्तियों को जोड़ के आप आंसर मुझे जल्दी कमेंट करके बताओ। अब समझ में आया बच्चों? देखो यहाँ पे जो फर्स्ट है 0 से 20 लोग बुक्स हैं वो 8 लोगों ने पढ़ा, 20 से 40 जो बुक्स हैं उनको 14 लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इसी प्रकार आगे की बुक्स को कितने लोगों ने पढ़ा वो मुझे प्लस करके आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। कमेंट करो बच्चों, सारे बुक्स का कमेंट करो ना। नहीं बिल्कुल गलत है बच्चों, 5 5 आप लिख रहे हो, बिल्कुल गलत है ये आंसर। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर एक बार सिलेबस बता दो। बच्चों मैथ्स में आपका फर्स्ट से लेके 6 चैप्टर तक आ रहे हैं एग्जाम में, 1 2 3 4 5 6, 6 चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो 6 चैप्टर आपको करना होगा। मैं आपको आंसर इसका बता देता हूँ, ठीक है। आंसर आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो बच्चों। यहाँ 0 से बुक को सर्वे करने वाले लोग 8 थे और 20 से 40 लोगों को सर्वे करने वाले बंदे थे 14। वहीं 40 से 60 बुक को सर्वे करने वाले लोग थे 5, यहाँ देखो 5 होगा यहाँ पे आपका। 60 से 80 को करने वाले लोग थे आपके 6, अगर आप देखोगे तो ये 6 लोग हैं। वहीं 80 से 100 बुक को सर्वे करने वाले लोग 2 थे, ठीक है। अब इनको प्लस करो बच्चों, 8 14 आपका हुआ 22, 22 और 5 27, 27 और 6 33, 33 और 2 35 लोग हुए टोटल सर्वे करने वाले, ठीक है। कितने लोग हुए बच्चों? 35 लोग हुए पूरे टोटल सर्वे करने वाले। समझ में आया बच्चों आपको? यहाँ देखो 0 से 20, यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों, अगर देखो कि कितने लोगों के पास कितनी बुक है, यानी सर्वेक्षण किए गए कुल लोगों की संख्या, जितने लोगों का सर्वे किया गया, ठीक है। उन लोगों के पास जब हमने सर्वे किया तो जो सर्वे किया तो जो 0 से 20 यानी जिनके पास 0 से 20 तक की जो पुस्तकें थी वो 8 लोग थे। उसके बाद अगले लोगों के पास हमने सर्वे किया तो जिन लोगों के पास 20 से 40 के बीच में बुक्स थी वो 14 लोग थे। फिर हम आगे गए और आगे हमने सर्वे किया और देखा जो 40 से 60 लोग हैं ऐसे जिनके पास मतलब 5 लोग ऐसे हैं या 5 लोग ऐसे हैं जिनके पास 40 से 60 बुक्स थे। फिर हम आगे गए और आगे देखा कि भाई कुछ लोगों के पास 60 से 80 बुक्स भी हैं, जो कि 6 बंदे हैं। और जब जैसे ही हम आगे गए तो 80 से 100 लोगों के बीच में हमने देखा तो सिर्फ 2 ही आदमी ऐसे थे जिनके पास 80 से 100 बुक थे। यानी टोटल हमने कितने लोगों के पास सर्वेक्षण किया? तो हमने टोटल कितने लोगों के पास सर्वेक्षण किया यानी सर्वे किया तो 35 लोगों के पास यानी 35 लोगों के पास हमने सर्वे किया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई बच्चों? जल्दी कमेंट करके बताओ कि हाँ ये समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट भी आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। बहुत आसान होता है बच्चों, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। आपको हार्ड लगता होगा बट ये क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसी का बच्चों हम सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है आपका कि कितने लोगों के पास 60 से अधिक पुस्तकें हैं? 60 से अधिक पुस्तकें बच्चों बोला गया है। तो जब हम 60 से अधिक पुस्तकों के पास जाएँगे, तो अगर आप देखो, यहाँ तो 20 से 0 से 20 बुक्स हैं, यहाँ तो 20 से 40 हैं, यहाँ तो 40 से 60 है। लेकिन हमें उसने बोला है 60 से ज़्यादा बुक्स होने चाहिए। 60 से यानी यहाँ से, 60 से 80 और 80 से 100। तो अगर देखेंगे, यहाँ पे 60 से 80 वाले लोग कितने हैं? आपके 5 है या 6 हैं? देखेंगे 6 हैं बच्चों, हाँ। और 60 से 80 बुक्स वाले आपके कितने हैं? 2 हैं, यानी टोटल हो गए आपके 8। 8 लोग ऐसे हो गए जिनके पास 60 से ज़्यादा बुक्स हैं, क्योंकि भाई 60 से 80, 80 से 100 ये सब तो किस में आते हैं बच्चों? आपके 60 से ज़्यादा बुक्स वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। तो टोटल हैं कितने बच्चों? कितने लोग हैं? टोटल हमारे हैं 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास 60 से अधिक पुस्तकें हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई? अगला बढ़े हैं बच्चों। 40 से कम पुस्तकें कितने लोगों के पास हैं? 40 से कम पुस्तकें, जब हम यहाँ पे आते हैं बच्चों, तो 40 से कम पुस्तकों की संख्या हमें बतानी है कि कितने लोगों के पास है। चलो बच्चों ये चीज़ आप कमेंट करके मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास 40 से कम पुस्तकें हैं।
एक बच्चे ने 8 लिखा है, बेटा आंसर गलत है। दोबारा आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, फिर आंसर करो मुझे। आपने 8 लिखा है, आपने ट्राई तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन वो आपका आंसर गलत है। अब ध्यान से ट्राई करो, उसके बाद मुझे आंसर बताओ इसका क्या हो सकता है। बहुत बच्चे 22 लिख रहे हैं। बिल्कुल बेटा, जो बच्चा 22 लिख रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रुद्र कुमार ने आप 22 लिखा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अंशु ने भी 22 लिखा, द नाइट एंड्स ने भी लिखा है 22, बिल्कुल ठीक है। बबीता देवी ने भी 22 लिखा है, और ये आपका वंशिका ने भी 32 यानी 22 ही लिखा है, गलती से लिखा गया होगा 32, कोई दिक्कत नहीं है। सबने 22 लिखा है, 22 आंसर बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहाँ देखो 40 से कम पुस्तकें, यानी ये 40 नंबर है, इससे कम पुस्तकें क्या होंगी, एक 14 नंबर वाले बच्चे होंगे और 8 नंबर वाले। 14 और 8 को जब हमने प्लस किया तो बच्चों कितने आ गए, 22 आ गए। ठीक है, इस चीज को बच्चों आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, कि कितने लोगों के पास 20 से अधिक पुस्तकें हैं। 20 से अधिक पुस्तकें, बच्चों बताओ जल्दी, कितने लोगों के पास है 20 से अधिक पुस्तकें। जल्दी कमेंट करके बताओ, मैं आपका कमेंट देखता हूं और बताता हूं कि कितने बच्चों ने ठीक लिखा है। बच्चे 27 लिख रहे हो, आप लोग 27 लिख रहे हो, 27 27 27। सबसे पहले लिखा है द नाइट एंड्स ने 27, अंशु ने 27 लिखा। सर मेरा नाम आदिति है, ये मेरी मम्मी का अकाउंट है, बिल्कुल आदिति ने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। अर्जुन ने भी बिल्कुल ठीक लिखा नहीं है, 22 लिखा है, गलत है बेटा। रुद्र कुमार ने 27 लिखा है, रुद्र कुमार ने फिर 27 लिखा है। उसके बाद क्राफ्ट ने 40 लिखा है, बिल्कुल 40, 40 तो टोटल ही लोग नहीं है, टोटल तो 35 ही हैं। 35 में से 40 कैसे आ गए। ठीक है बच्चों, 27 आंसर जिस जिस बच्चों ने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बस हमें इसको ही हटाना था। 35 में से जब हमने 8 माइनस किया तो 27 हमारे आ गए। सबसे इजी क्वेश्चन होता है बच्चों आपका हिस्टोग्राम या पैराग्राफ का क्वेश्चन, सबसे इजी होता है आपका। चलो लास्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है, कि 20 से अधिक 40 से कम पुस्तकों वाले लोगों की संख्या बताओ। ठीक है, 20 से अधिक होनी चाहिए और 40 से कम होनी चाहिए। जल्दी बताओ बच्चों, 20 से अधिक 40 से कम, जल्दी कमेंट करके बताओ, बिल्कुल इजी है ये वाला, जल्दी करो। विशाल कुमार ने लिखा सर आई एम रेडी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बेटा, जल्दी कमेंट करके बताओ बच्चों। लास्ट का क्वेश्चन, 20 से ज्यादा यानी 40 से कम, 20 से ज्यादा और 40 से कम कितने लोग हैं, जल्दी बताओ कमेंट करके। सबसे पहले आंसर आया अंशु का, रुद्र का, रश्मि का, अर्जु का, फिर रुद्र का। द नाइट एंड्स का भी आ गया आंसर, और आदिति का भी आंसर आ गया, मिराज का भी आंसर आ गया। वन बी क्राफ्ट जो लिख रहे हैं 8, बेटा 8 नहीं होगा, 14 ही आंसर होगा। ठीक है, देखो अगर हम इस चीज़ को समझे तो देखो यहाँ क्या बोला, 20 से ज़्यादा यानी 20 से कम तो हो नहीं सकता, तो 8 तो बिल्कुल नहीं आएगा। और 40 से कम, 40 से कम अगर निकलेंगे तो बच्चों एक यही आता है आपका। ठीक है, 20 से ज़्यादा और 40 से कम में आपका यही आता है, यानी 14 बच्चे ऐसे हैं जो कि फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है ना इसका आंसर निकालने में, मैं कुछ चीज़ें आपको और बता दूँ। इसका मतलब क्या होता है, हिस्टोग्राम में इसका मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से बच्चों सुनना है आपको। ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसको लूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये 0 से 20 की दूरी आपकी लिखी हुई है, लेकिन ये असलियत में 0 से 20 की दूरी नहीं होती है। अगर हम इसके अंदर घुसे तो ये 0 से लेके 19.99 होता है। ठीक है, पूरा 20 नहीं होता ये। वहीं इसके बाद बच्चों हम जाते हैं, कितने पे जाते हैं, 20 से 40, यहाँ पे गए हम 20 से 40। ठीक है, जब मैं 20 से 40 गया तो ये 20 से शुरू तो हो रहा है बच्चों, ठीक है, लेकिन ये पता है कहाँ तक जाता है, 39.99। ठीक है,
ये पूरा 40 नहीं होता है। उसके बाद पूरा 40 बच्चों हमारा फिर यहाँ से शुरू होता है, फिर ये 59.99 पे जाता है। इसीलिए बच्चों हम कहते हैं कि जो ये आता है ना हमारा ये 40 से कम में आता है, ये 60 से कम में आता है, ये 60 से आगे आता है, ठीक है? ये 80 से आगे आता है पर 100 से कम आता है। यही रीज़न होता है क्योंकि यहाँ पे 1 पॉइंट हमारा कम होता है, तभी हम इसका आंसर निकाल पाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए। ये सिर्फ़ आपके हिस्टोग्राम में होता है और इसी को जब हम देखें हिस्टोग्राम को, इसको आप हिंदी में क्या बोलोगे? आयत चित्र बोलते हो ना? आयत चित्र कहते हो इसको, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई। हम इसको अब छोटा-बड़ा कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने इसको बिल्कुल सेट कर लिया है, ठीक है। अगर मैं देख लूँ बिल्कुल सेट हो गया है ना क्वेश्चन के हिसाब से, बिल्कुल। अब बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है, तो इसी का आपको क्या करना था, एक पाई चार्ट बनाना था। हिंदी में भी पाई चार्ट कहते हैं और इंग्लिश में भी इसको पाई चार्ट ही हम कह देते हैं। तो बहुत आसान था बच्चों। रंग हमारा क्या था, एक हमारा नीला रंग था, एक हरा रंग था, लाल रंग था, पीला रंग था, योग हमारा 36 आ गया। यानी आपको एक गोला बनाना है। सबसे पहले देखो, एक गोला आपको बनाना है जहाँ पे टोटल 36 बच्चे हैं। 36 का 18 यानी नीला है। तो भाई भाई देखो, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी तो है नहीं, फिर भी मैं गोला बनाने की कोशिश करता हूँ। चलो भाई, गोला हमारा बन चुका है। अब देखो, यहाँ बोला गया कि नीला आपका 18 यानी जो आधा यानी 50% होगा वो आपका नीला होगा। तो हमने नीला ऐसे-ऐसे कर दिया। उसके बाद बच्चों 9 बोला यानी 1/4 जो भाग है आपका, वो क्या है? इसको हम ब्लू लिख देते हैं, हाँ, नीला लिख दिया। उसके बाद हरा हमारा कितना है बच्चों? 9 है यानी 1/4 भाग। तो 9 हम इसको कर देंगे। उसके बाद 6 हमारा कितना है बच्चों? लाल हमारा 6 है। उसके बाद हमारा जो 3 है, 1 से लाल हमारा कितना है बच्चों? इसको हम थोड़ा-सा और बड़ा भी कर देते हैं। लाल हमारा 6 है जो कि क्या है? रेड है हमारा। और लास्ट में हमारा बच्चों येलो आ जाएगा, जो कि हमारा कितना है? 3 है। हो गया आंसर आपका। तो कितना ईज़ी था, पाई चार्ट बनाना बहुत ईज़ी था बच्चों, आप सबके लिए ईज़ी था। ये पाई चार्ट बनाना आपको समझ में आया? जल्दी कमेंट करके बताओ बच्चों, समझ में आया आपको? ठीक है, समझ में आया आपको? बिल्कुल। अब देखो, ये तो मैंने आपको सिर्फ़ नंबर वाइज़ समझाया। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो समझाऊँ आपको, ठीक है? 36 हमारा टोटल है, यानी 36 हमारा किसके बराबर है बच्चों? 100 डिग्री के बराबर है। बिल्कुल, 100 डिग्री के बराबर है, ठीक है? यानी 100% के बराबर है। तो बच्चों जो हमारा 18 होगा वो कितने परसेंट के बराबर होगा? 36 का आधा यानी 18, यानी 100 का आधा हमारा 50% के बराबर होगा। मैं कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाऊँगा कि इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो, ऐसे सोल्व करो, वैसे सोल्व करो, आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, बिल्कुल नहीं। ठीक है? ये आपका हो गया। वहीं अब 9 को देखो, 9 हमारा आया, 9 बच्चों कितने का आधा हो जाएगा हमारा? 18 का आधा यानी 50 का आधा हमारा 25%, ठीक है? अब 25% में पूरे गोले के 100% गोले में 50% हमारा ब्लू है और जो ग्रीन है हमारा वो 25% है। तो येलो हमारा कितना परसेंट होगा बच्चों? उस तरीके से हमारा येलो भी निकल जाएगा, उसके प्रकार हमारा रेड भी निकल जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने पाई चार्ट भी आपका बनाया है। वही इंग्लिश वाले बच्चे भी आप आंसर देख सकते हो कि भाई हमें पाई चार्ट कुछ इस तरीके से बनाना है। ये देखो, यहाँ से हमारा बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन बच्चों आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन कुछ इस प्रकार बना दिया। ये हमारा ब्लू है, देखो ये ब्लू है हमारा, ठीक है? ये हमारा ग्रीन है, ये हमारा रेड है और ये हमारा येलो है। रेड हमारा कितना आ जाएगा? 16.7% और येलो हमारा आ जाएगा 8.3%। ग्रीन हमारा 25% है और ब्लू हमारा 50% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है, लेकिन इस प्रकार से आपका पाई चार्ट बन जाएगा। अगर आप देखो, हियर्स द पाई चार्ट फॉर द गिवन डेटा, ब्लू 50%, ग्रीन 25%, रेड 16.7%, येलो 8.3%। इट शोज दैट मोस्ट पीपल फॉर प्रेफर ब्लू। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपका ये पाई चार्ट का क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलो कमेंट करके बताओ बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। जल्दी कमेंट करके बताओ बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल, जो बच्चा कह रहा था कि 360 डिग्री होगा, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ये पूरे गोले का अगर हम डिग्री नापेंगे तो 360 डिग्री में हो जाएगा। लेकिन हमें परसेंटेज में लेना है बच्चों,
परसेंटेज में हम लेंगे तो 100% में लेंगे। डिग्री में लेंगे तो बच्चों डिग्री में थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। जब आप 12th 11th क्लास में जाओगे और आप जब मैथ लोगे ना तब आप डिग्री में इसको कन्वर्ट करना सीखोगे। अभी मैं आपको डिग्री का बताऊँगा तो आपके सिलेबस में डिग्री वाला क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, तो मैंने आपको परसेंट में लेके बताया है। ठीक है? समझ में आया? समझ में आया आपको? आगे बढ़े बच्चों हम? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक पाइथागोरस त्रिक का ज्ञात कीजिए जिसका सबसे छोटा सदस्य 8 है। इंग्लिश में, फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। ठीक है भाई, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें फाइंड करना है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। 5 नंबर के नंबर में क्वेश्चन ये जरूर आ सकता है, बहुत चांसेस है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों इस आंसर को। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स ए बी सी सच दैट। ठीक है, कुछ इस प्रकार हमारा होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारा होता है क्या बच्चों, सी स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम सुना होगा ना बच्चों आपने भाई। हाइपोटेन्यूस, बेस, आपका हाइट जिसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं आधार, लंब, कर्ण, सुना होगा ना आपने। उसी से बच्चों आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना हुआ है। ठीक है, ये आपका होगा जहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ए होगा वो बी से छोटा होगा। ठीक है, और जो आपका बी होगा वो सी से छोटा होगा। देख लो आप, ए और बी मिलके आपका क्या बनता है, सी बनता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि भाई सी हमारा बड़ा होगा बी से और बी बड़ा होगा हमारा ए से। इस प्रकार से बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पाइथागोरन ट्रिपलेट में कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला होगा और यहाँ सबसे छोटा बी होगा उससे बड़ा, सॉरी, सबसे छोटा ए होगा उससे बड़ा बी होगा और सबसे बड़ा आपका सी हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ क्या करते हैं बच्चों, हम लेते हैं लेट, बोलेंगे लेट यानी मानते हैं ए हमारा इक्वल में है 2n के। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आगे मैं मानता हूँ कि इफ द स्मॉलेस्ट मेंबर इज इवन से 2n, यूज द फॉर्मूला फॉर जनरेटिंग अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, लेट ए बी 2n। तो भाई हमारा बी क्या निकल जाएगा बच्चों, इसी फॉर्मूले में अगर हम ए को क्या रखेंगे 2n रखेंगे तो बी हमारा क्या निकल जाएगा, बी इक्वल में n स्क्वायर माइनस 1 और सी हमारा निकल जाएगा n स्क्वायर प्लस का 1। अब क्या होगा मेथड में देखो, इफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज इवन से टू ए इक्वल में 2n, यूज द फॉर्मूला फॉर जनरेटिंग अ पाइथागोरियस ट्रिपलेट। ये हमारा हो जाएगा इसी प्रकार से। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर ए इक्वल में एट, जो कि बाइलिंगुअल है इंग्लिश में, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगा इसी क्वेश्चन को। तो लेट ए इक्वल में 2n इज इक्वल में n इक्वल में 4, यानी अगर हम देखेंगे 2n बराबर में हम 8 मान के चलते हैं, क्योंकि हमारा क्या बोला गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर आपका जो होगा वो a होगा। ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपको एक नंबर दिया जाए तो सेम फॉर्मूला आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मान लो यहाँ पे आपको 4 दिया जाए, 8 दिया जाए, 16 दिया जाए, 2 दिया जाए, अब यहाँ पे बच्चों आपको वो वैल्यू लिखना है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सेम होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। इसके बाद यहाँ हमें रखना है। तो बच्चों यहाँ हमारा 8 दे रखा है, यहाँ पे अगर 16 भी दिया होता तो कुछ इसी प्रकार हम करते। तो 2n बराबर में हमारा 8 है, तो n बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, 8/2। तो 2 को हम जब इससे काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा n इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों n हमारा 4 आया तो हम b का भी वैल्यू निकाल देंगे। तो b का क्या आया था बच्चों, b इक्वल में n स्क्वायर माइनस का 1। तो n स्क्वायर माइनस का 1 यानी 4 का स्क्वायर माइनस का 1, 16 माइनस 1 हमारा 15 हो जाएगा। वहीं c क्या था हमारा, n स्क्वायर प्लस का 1। तो c इक्वल में क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस का 1 यानी 4 का स्क्वायर प्लस का 1 यानी 16 प्लस 1 17। तो जब हमारा a हमारा 8 है बच्चों, तो b हमारा क्या होगा, 15 होगा और c हमारा 17 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे तीनों नंबर आ जाएंगे 8, 15, 17। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे बच्चों, पहला बताया था मैंने, ए आपका छोटा मतलब ए से बड़ा होगा बी से बड़ा होगा आपका सी। तो यहाँ पे हुआ ना, ए आपका 18 है, बी आपका 15 है और सी आपका 17 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे बच्चों, हम इसको देखते हैं कि भाई सी हमारा 17 कैसे है, क्योंकि भाई शुरुआत में बोला गया है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हमारा किसके बराबर होगा, सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो जब बच्चों हमने ए का स्क्वायर निकाला तो हमारा 64 निकला और भाई बी का स्क्वायर निकाला तो हमारा 225 निकला। इन दोनों को प्लस किया तो हमारा 289 आया। और जब हमने 289 का स्क्वायर रूट किया या वर्गमूल किया या हमने पता किया कि 289 किसके स्क्वायर से बना है, तो हमें चला पता कि 289 तो 17 के स्क्वायर से बना है।
इस प्रकार से हमारा ये 17 आंसर इसका भी आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर में निकला था 17। हमने इसको प्रूव कर दिया। प्रूव कैसे किया कि भाई हमारा 17 निकला है, इन दोनों के सम को प्लस करने के बाद। प्लस करने पे 17 आ गया। इसका मतलब यहाँ से हमारा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बिल्कुल ठीक हो जाता है और हमारा आंसर निकल जाता है। ठीक है? इसी को आप हिंदी में कुछ इस प्रकार देख सकते हो, हिंदी वाले बच्चे अगर ध्यान से देखो। तो मान लीजिए सबसे छोटा सदस्य होगा a इक्वल में 8। यह एक सम संख्या है, तो हमारा सूत्र का उपयोग करेंगे। कुछ इस प्रकार से इस सूत्र का उपयोग कर देंगे। ठीक है? यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे बच्चों, a हमारा 8 है, तो b हमारा 15 होगा, c हमारा 17 होगा, जो कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करके कराया है। लेकिन जब हम इसको प्रूफ करने चलेंगे तो प्रूफ कुछ इस प्रकार करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपका 289। और 289 बच्चों देखेंगे तो 17 के स्क्वायर से ही बना हुआ है, जो कि हमारा पीछे आंसर में ही निकला होगा। तो भाई इसका हमारा सत्यापन बिल्कुल हो गया है, ये हमारा प्रूव हो चुका है इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ इस प्रकार ही बच्चों हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट करते हैं। कोई भी नंबर हो बच्चों, नंबर को लेना, उसके बाद n की वैल्यू निकालना, और जो आपने ऊपर निकाला था b और c, उसको उसमें रख देना, आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। इसका आंसर बच्चों बहुत ईजी तरीके से आप करके भी आ जाओगे अपने एग्जाम में। ठीक है? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो कमेंट करके बच्चों जरूर बताना। उसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन पे भी पहुंच जाते हैं। जल्दी कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। और हाँ बच्चों, अगर आप अभी लाइव वीडियो देख रहे हो तो जरूर लाइक करना हमारी वीडियो को, क्योंकि बच्चों इसके बाद भी हमने आपके लिए बहुत सारे पेपर बना के रखे हैं। टोटल 2 से 3 पेपर और बने हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो उन क्वेश्चन को भी जरूर देखना है आपको, और उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ, ये आपको समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। अगला क्वेश्चन है जो आपका केस आधारित क्वेश्चन आ जाता है खंड ई का। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या है, एक गणित गतिविधि में विद्यार्थी परिमेय संख्याओं के गुणों का अन्वेषण कर रहे हैं। उनके शिक्षक श्याम पट पर एक व्यंजक लिखते हैं। ये व्यंजक लिखा गया है बच्चों, क्या है, एक्स गुणा में वाई प्लस जेड, एक्स गुणा में वाई प्लस एक्स गुणा में जेड, यानी एक्स को हमने इससे भी गुणा किया और इससे भी गुणा किया, तो हमारा ये चीज आ जाता है। अगला है दूसरा है एक्स गुणा में वाई गुणा में जेड, यानी एक्स गुणा में वाई इंटू का जेड। मतलब अगर वाई गुणा जेड हमारा लिखा हुआ है तो हम एक्स गुणा जेड भी लिख सकते हैं, इसको तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर की ही एक विधि है। ठीक है? ठीक है, उसको आप याद करके रखना। शायद डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं उसको, या एसोसिएटिव कहते हैं, या एडिटिव कहते हैं शायद, मेरे ख्याल से। ठीक है? क्या है इसका, श्याम पट पर लिखे गुण एक का नाम बताइए। श्याम पट पर लिखे गुण दो का नाम बताइए। गुण एक का सत्यापन करें जब x बराबर में y 1/2 हो, y बराबर में 1/3 हो, z बराबर में 1/4 हो। गुण दो का सत्यापन करें जब x बराबर में 1/3, y बराबर में -1/2, z बराबर में 1/5। इसका मतलब है भाई ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है जब हमारा एक्स वाई की वैल्यू दे रखी हो, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब हमारी एक्स वाई की वैल्यू दे रखी हो। और हाँ, हमें ये भी बताना है बच्चों कि यहाँ पे भाई कौन सा गुण का यूज हो रहा है, इसको बताना है। इसी को अगर आप इंग्लिश में पढ़ो, इन द मैथमेटिक्स एक्टिविटी स्टूडेंट्स आर एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। देयर टीचर राइट्स एन एक्सप्रेशन ऑन द ब्लैक बोर्ड वेयर एक्स एंड वाई एंड जेड आर रैशनल नंबर्स। तो भाई इसका हमें आंसर देना है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द प्रॉपर्टी 1 written on the blackboard. नेम द प्रॉपर्टी 2 written on the blackboard. वेरीफाई द प्रॉपर्टी, जहाँ पे हमारा x हमारा 1/2, y हमारा 1/3 होना चाहिए। चलो मैं आपको सबकी प्रॉपर्टी बताता हूँ। पहले आप बताओ बच्चों इन सबकी प्रॉपर्टी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। कमेंट करके बताओ ए का आंसर क्या होगा, एक का कौन सा प्रॉपर्टी होगा। किरण कौशल ने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव। तो भाई मुझे पहले बताओ ए का क्या होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है। इस वाले प्रॉपर्टी का नाम बताओ, जल्दी से प्रॉपर्टी का नाम बताओ। ए प्रॉपर्टी का बताओ, उसके बाद बी का बताना। पहले ए का नाम बताओ, जल्दी से बताओ। सारे बच्चे कमेंट करो, हिंदी वाले बच्चे भी कमेंट करो, इंग्लिश वाले बच्चे भी कमेंट करके जल्दी बताओ मुझे, फिर मैं आपको उसका आंसर दिखाऊंगा। आपके पास 1 से 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताओ। एक बच्चे ने लिखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगले अगले और बच्चे लिखो एसोसिएटिव है कि नहीं है, वो भी हम चेक कर लेंगे। और बच्चे बताओ, और बच्चे बताओ।
द नाइट एंड्स ने अभी तक लिखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किरण कौशल ने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलो ये भी आपको क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट का आंसर एक बच्चे ने लिखा है एसोसिएटिव, दूसरे का लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव। चलो अब बी का आंसर बताओ बच्चों, सेकंड का आंसर बताओ। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा जल्दी बताओ, एसोसिएटिव होगा या डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, जल्दी बताओ सेकंड में। द नाइट एंड कह रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बी पे आ जाओ, बी पे आ जाओ जल्दी से। बी का आंसर जल्दी बताओ मेरे को, बी का क्या होगा जल्दी बताओ, सेकंड वाले का क्या होगा, कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है। बी में किरण कौशल कह रहे हैं एसोसिएटिव बी में यूज हुआ है, ए का कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव और बी का एसोसिएटिव। चलो और द नाइट एंड ने बोला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट का है। चलो अब इसका आंसर भी हम देख लेते हैं, बाकी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, शायद उनको नहीं मालूम होगा, हम सीधा ही इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट का आंसर है, जो प्रॉपर्टी का नाम बोला गया है, तो पहले प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले का आंसर क्या होगा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी गुणा का जोड़ पर वितरण गुणधर्म का यूज हुआ है। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसने लिखा था जल्दी बताओ, किरण कौशल ने लिखा था, तो किरण कौशल का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या था बच्चों, अगला वाला था आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी दूसरा था आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे बच्चों किरण कौशल के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए क्योंकि उसने बिल्कुल सही आंसर बताया है, एसोसिएटिव ही बताया था। चलो रुद्र कुमार ने भी यहाँ पे एसोसिएटिव बता दिया है। अगला क्वेश्चन पे बड़े बच्चों, अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। अगला में हमें वेरीफाई करना था जहाँ पे x हमारा 1/2 हो, y हमारा 1/3 हो और z हमारा 1/4 हो। तो कुछ इस प्रकार से करेंगे बच्चों हम, x गुना में y प्लस z। x हमारा क्या है 1/2 गुना में y हमारा 1/3 है और z हमारा 1/4 है। तो भाई यहाँ पे जाएंगे 1/2 लिखेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आएगा 7/12। जब हमने इसको गुणा किया, एक को इससे गुणा किया और 2 को इससे गुणा किया, तो 7/24 हमारा आ गया। वहीं बच्चों अब आरएचएस में जाते हैं, आरएचएस में क्या दे रखा था हमारा, आरएचएस पे जाते हैं, ऊपर देखते हैं हम आरएचएस में जाके। पहले हमारा ये निकल गया, आरएचएस में जाके देखते हैं। आरएचएस में हमारा क्या था बच्चों, कुछ इस प्रकार था, तो इसको भी हम सोल्व करते हैं। आप आरएचएस वाले को सोल्व करेंगे तो एक गुणा में 1/2 गुणा में 1/3 प्लस 1/2 गुणा में 1/4, यानी 1 गुणा 1 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 हमारा 6 हो जाएगा, 1 गुणा 1 आपका 1 होगा और 2 गुणा 4 आपका 8 हो जाएगा, यानी 1/6 प्लस में 1/8 आपका हो जाएगा। इन दोनों का बच्चों जब हमने एलसीएम लिया तो 4 + 3 बटे में 24 आ जाएगा, तो इसका भी 7/24 आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताया गया है ये बिल्कुल करेक्ट आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, वही बच्चों इसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन था, जो इसका ये वाला क्वेश्चन था सत्यापन करने वाला, इसको भी करते हैं बच्चों, हम सत्यापन कर ही देते हैं। तो जब हमने इसका एलएचएस का निकाला 1/3 गुना में माइनस का 1/2 गुना में 1/5, तो 1/3 माइनस का 1/10, जब हमने इन दोनों को गुणा किया बच्चों, 1 गुना ये हो जाएगा और 3 गुना 10 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/30। ठीक है, आरएचएस में जाएंगे तो भाई आरएचएस में क्या बोला गया था, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, जो फिगर है x गुना में y गुना में z, इसको करते हैं बच्चों। तो 1/3 गुना में माइनस का 1/2 इंटू में 1/5, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो भाई यहाँ पे क्या आ गया 1/6। ठीक है, ये माइनस का 1/6 आ जाएगा, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस का 6 पंजे 30 और 1 गुना 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1/30 इसका भी आ जाएगा। तो यहाँ भी हमने देखा कि एलएचएस बराबर में आरएचएस हमारा हो जाएगा, तो ये भी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट बोलता है। तो इस प्रकार से बच्चों इसका भी आंसर आपका हो गया है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो हम सीधा ही अगला क्वेश्चन करते हैं। साइंस का सैंपल पेपर बच्चों 4 से 5 सैंपल पेपर आपका बना हुआ है। थोड़ी देर में इस वीडियो के बाद या 1 बजे तक आपका लाइव आ जाएगा साइंस का भी वीडियो, टेंशन मत लेना, लाइव आ जाएगा, उस वीडियो का भी आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों समझ में आ गया हो तो हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, उस क्वेश्चन से मिलता जुलता ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये बात ध्यान रखना, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ये वाला क्वेश्चन करवाया है, ऐसा क्वेश्चन ही सेम आएगा आपका। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो जाएगी। मान लो ये है, सेम ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ सिर्फ वैल्यू चेंज होगी आपकी, नीचे भी आपकी वैल्यू चेंज होगी, सेम क्वेश्चन आएगा।
15वां क्वेश्चन ही बच्चों कुछ इस प्रकार आएगा, बस क्वेश्चन ही आपका अलग होगा, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए इसका। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो हम अगला क्वेश्चन भी कर लें। आप 15वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो श्री परिधि अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म समझा रही थी। उन्होंने श्याम पट पर अपनी निम्नलिखित आकृति बनाई। अब ध्यान देखना बच्चों, समांतर चतुर्भुज जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था, समांतर चतुर्भुज में जो विपरीत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी ये विपरीत कोण हमारे बराबर हो जाएंगे, तो ये भी हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और भाई इनके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। तो भाई अगर हम इसको निकालेंगे, इसका सम्मुख इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 80, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला साइड इसके बराबर होता है, ये वाला साइड आपके इसके बराबर होता है। ये जो चीज़ आपको समझ में आ गई है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज के बारे में है, इसके गुणधर्म के बारे में, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि सर हाँ समझ में आ गई है। आपने पहले ही समझाया था, वो समझ में आ चुकी है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। प्रॉपर्टी में एक बार और समझाता हूँ आपको। समांतर चतुर्भुज जो होता है बच्चों, इसकी जो विपरीत विपरीत कोण होते हैं, विपरीत कोण, ठीक है, यानी अपोजिट एंगल्स, विपरीत कोण का मतलब होता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा। और इसमें क्या होता है? विपरीत भुजाएं भी बराबर होती है, यानी डी सी बराबर में ए बी होगा, यानी डी सी हमारा अगर 10 है तो ए बी भी हमारा 10 होगा। ठीक है, यानी इसमें विपरीत कोण और विपरीत दिशा दोनों ही बराबर होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एंगल सी का हमें माप ज्ञात करना है, यानी एंगल सी हमें ये निकालना है। ठीक है, एंगल सी निकालना है, उसके बाद एंगल बी भी हमें निकालना है, एंगल बी भी निकालना है। यदि ए बी हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये हमारा बच्चों 8 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा कितना है? 6 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब बच्चों जस्ट मैंने ऊपर बताया था। मान लो आप एक पार्क में जा रहे हो, मान लो इस प्रकार का कोई पार्क है। ठीक है, आप यहाँ से चलना शुरू करते हो पार्क के बाहर से, और यहाँ घूमते हो, फिर यहाँ घूमते हो, और पूरा ही एक पार्क का चक्कर लगा के आते हो। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों? परिमाप कहते हैं। यानी एक बंदा अगर डी से चलता है, डी से चलने के बाद फिर सी पे जाता है, फिर बी पे जाता है, फिर ए पे जाता है, फिर डी पे जाता है, इसी को हम परिमाप कह देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है? तो मैं आपको भाई ये बिना फॉर्मूला के भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो, मैं उस तरीके से आपको समझाता हूँ कि बिना फॉर्मूला के आप कैसे कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे हमारा ए बी कितना दे रखा था बच्चों? 8 दे रखा था। इसका मतलब है सी डी भी आपका 8 होगा, बी सी आपका दे रखा है 6, तो आपका ए डी भी 6 हो जाएगा। चलो इसका आंसर बच्चों जल्दी कमेंट करके बताओ। एंगल सी का माप ज्ञात कीजिए, जो बोला गया है, जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था। तो एंगल सी का माप जरूर जरूर ज्ञात करिए और जल्दी बताइए कमेंट में। एंगल सी का माप जल्दी ज्ञात करिए। यहाँ पे रुद्र कुमार का आ गया है 80 आंसर आ गया है। उसके बाद सर बी का 100 होगा, किरण कौशल का बी का भी आंसर आ चुका है, ए का भी आंसर आ चुका है। रुद्र कुमार ने 80 आंसर बिल्कुल लिख दिया है। किरण को कहते हैं सर 48 आंसर है सी पार्ट का। सी पार्ट का 48 कह रहा है किरण कौशल, वो भी हम देखेंगे। पहले ए का आंसर बताओ। हेमंत कह रहे हैं कि सर 9th क्लास की क्लास कब होगी? तो भाई 9th की क्लास बच्चों कुछ देर में होने वाली है, 1 से 2 बजे तक आपकी क्लास हो जाएगी 9th की साइंस की। और हाँ, मैथ वाले बच्चे शाम को भी आपको साइंस मैथ्स की क्लास होने वाली है, तो रेडी रहना, शाम के 6 से 7 बजे रेडी रहना आप। आपकी मैथ्स की क्लास शाम को भी होगी, और साइंस वाले बच्चे भी रेडी रहना, आपकी भी क्लास 8 से 9 बजे के करीब होने वाली है। द नाइट एंड कह रहे हैं सी का माप ज्ञात कीजिए। स्टेप 1, जेड और एलसी के बीच संबंध स्थापित करें। समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए एलसी का मान ज्ञात करें। 80 डिग्री है, एंगल ए 80 डिग्री है, एंगल सी भी आपका 80 डिग्री है। बिल्कुल एंगल सी भी आपका 80 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, आपका जो एंगल सी का माप होगा वो आपका क्या होगा? 80 डिग्री होगा। जो जिस बच्चों ने बोला कि 80 डिग्री है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये आपके विपरीत कोण उसके बराबर होते हैं। चलो आप एंगल बी का जल्दी कमेंट करके बताओ, एंगल बी का आपका क्या होगा? जल्दी बताओ कमेंट करके। एंगल बी आपका कितने डिग्री का होगा? जल्दी कमेंट करके बताओ। एंगल बी आपके कितने डिग्री का होगा? जल्दी बताओ कमेंट करके। इसमें बच्चों आपका सम्मुख कोण के बराबर, मतलब सम्मुख कोण का रूल आएगा, उसके हिसाब से आप बताओ मुझे जल्दी से। मतलब वही है
कि इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल या इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, ये आपको लिखना है, उसके हिसाब से आपको बताना है। किरण कौशल का सबसे पहले कमेंट नहीं आया है, मिराज का सबसे पहले कमेंट आया है 100 और किरण कौशल का भी 100 आंसर आ चुका है, यानी 100 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, बी का आपका 100 हो जाएगा। सी का बताओ जल्दी बच्चों, यदि ए बी आपका 8 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी सी डी का परिमाप ज्ञात कीजिए। जल्दी परिमाप बताओ मुझे इसका। ठीक है, फॉर्मूला ना पता हो फिर भी परिमाप बताओ इसका मुझे, जल्दी कमेंट करके बताओ कि क्या होगा परिमाप, जल्दी 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 जल्दी। तो 100 अभी तक बच्चे 100 ही लिख रहे हो, मुझे परिमाप बताओ इसका। किरण कौशल का सबसे पहले कमेंट आया 48, 48 कमेंट आ चुका है, बिल्कुल गलत है 48। आगे आगे बताओ बच्चों, आगे आगे बताओ। 48 रुद्र कुमार का भी आया है, 48 गलत है। बिल्कुल, गॉट ने लिखा है 28, 28 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक ही बच्चे ने 28 लिखा है, मैं इसका आपको रीजन भी बताता हूँ। गॉट ने अब 48 लिख दिया, 48 नहीं है बच्चों, 48 नहीं है, 48 बिल्कुल भी नहीं है, 48 बिल्कुल भी नहीं है इसका आंसर। जल्दी आप सोच समझ के बताओ। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था जस्ट ऊपर कि इसका मतलब होता है घूमना, कितना आप घूम चुके हो परिमाप के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ध्यान से देखो बच्चों फिगर को, उसके बाद बताओ, उससे पहले बताने का कोई फायदा नहीं होगा आपका। ध्यान से देखो, मैंने सब कुछ लिख दिया है, उसके बाद बताओ। ठीक है, अब बच्चे 28 लिख रहे हैं। चलो अब मैं आपको इसका ना फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पैरालेलोग्राम का 2 गुणा में ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी आपका होगा। ए आपका कितना दे रखा है बच्चों, 8 दे रखा है, यानी ए बी आपका क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। तो 2 गुणा में आपका 8 हो जाएगा, प्लस का 6 आपका बी कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणा में 8 और 6 14 हो गया, 2 गुणा में 14 28 हो गया। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं भी जानना है आपको। ए भी बच्चों आपका 8 था, सी डी आपका 8 था, बी सी आपका 6 था और ये भी आपका 6 था। जब बच्चों मैंने सफ़र किया, मैं मान लो डी से सफ़र करता हूँ, यहाँ से सफ़र करके आया तो मैंने 8 कदम चला। ठीक है, फिर सी से बी आया तो मैंने 6 कदम और चला, तो 8 और 6 हमारा 14 हो गया। फिर बी से मैं ए पे गया तो 14 और 8 हमारा 22 हो गया, और ए से मैं डी पे गया जहाँ पे मेरा पूरा पार्क का चक्कर मैंने लगा दिया, तो 22 और 6 हमारा 28 हो जाता है। इस प्रकार से हमने इसका भी परिमाप निकाल दिया, तो इसका आंसर बच्चों 28 हो जाएगा। अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी हमारी वीडियो को लाइक कर दो, उसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी का बच्चों आपका और पार्ट भी दे रखा है कि पैरेललोग्राम एबीसीडी के सभी कोणों का योग ज्ञात कीजिए। जल्दी बताओ बच्चों, सभी कोणों का योग, एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी कमेंट में बताओ कि एक समचतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है। वहीं अगर हम देखेंगे तो हमने अभी ज्ञात किया था बच्चों, जस्ट ऊपर ज्ञात किया था कि ये हमारा 80 डिग्री है, विपरीत कोण ये होगा आपका, ये भी 80 डिग्री है। उसी प्रकार ये हमारा 100 डिग्री है, तो हमारा एंगल डी भी कितना होगा बच्चों, 100 डिग्री होगा। तो इन सब का क्या होगा बच्चों, योग क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे, 360 डिग्री लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है बच्चों। आपको ध्यान रखना है, कोई सा भी चतुर्भुज हो, कैसा भी चतुर्भुज बना हो, उसका योग हमेशा ही 360 डिग्री का होता है। कैसा भी चतुर्भुज बना हो उसका योग हमेशा ही 360 डिग्री का होता है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर में 360 डिग्री। उसके बाद एंगल ए में लिखेंगे आप 80, एंगल बी में 100, एंगल सी में 80, एंगल डी में 100। इस प्रकार से बच्चों आपका 360 डिग्री आंसर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, शाम को आपकी 6 से 7 बजे एक और मैथ्स की क्लास होगी, जो कि आपकी लाइव भी हो सकती है या फिर वीडियो भी मैं अपलोड कर सकता हूं। अगर आप ट्यूशन वगैरह जाओगे तो आप आके वीडियो को देख लेना, क्या पता मैं वीडियो अपलोड कर दूं, नहीं तो मैं आपको लाइव ले लूंगा। ठीक है, 6 से 7 बजे बच्चों लाइव होगा, उसके बाद साइंस का लाइव होगा 9th क्लास का। तो 6 से 7 बजे बच्चों आप रेडी हो जाना।
तो अगला क्वेश्चन देख ले बच्चों हम। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में गतिविधि के दौरान शिक्षिका ने हार्डी रामानुजम संख्या 1729 की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि ये सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घनों के योग के रूप में दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 1729 है जो 10 और 9 के योग से भी बनता है और 12 और 1 के क्यूब यानी घन से भी बनता है। तो ये एक मात्र ऐसा नंबर है। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को बच्चों। ड्यूरिंग अ क्लासरूम एक्टिविटी द टीचर नरेटेड द स्टोरी ऑफ हार्डी रामानुजम नंबर 1729. She explained that it is the smallest number that can be expressed as the sum of the two cubes in two different ways, 10 and 9 का क्यूब और 12 and 1 का क्यूब। तो find the cube of 9, find the cube of 5 using the prime factorization, find the cube root of 1728। चलो इसी का बच्चों हम देखते हैं एक बार। उपर्युक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई 9 का घन ज्ञात कीजिए। जल्दी से 9 का घन बताओ बच्चों कमेंट में। 9 का घन क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ 9 का घन क्या होगा। जल्दी से कमेंट करो। अंशी गुप्ता लिखती है 729। केपी फुल मस्ती लिखते हैं 729। ऋषभ अंशी गुप्ता फिर लिखते हैं 729। तो ये बच्चे 729 लिख रहे हैं। किस तरीके से अपने बच्चों घन निकाला है? तो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता बच्चों। 9 को 3 बार गुना कर दो आप। 9 गुणा 9 यानी 81, 81 गुना 9 आपका 729 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 का जल्दी घन निकाल के बताओ। 5 का कमेंट करो जल्दी घन। 5 का घन क्या होगा बच्चों? जल्दी कमेंट करो। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जरूर वीडियो को लाइक करें। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो बच्चों। उसके बाद 5 का घन बताना आप। वीडियो को लाइक करके जल्दी 5 का घन बताओ मुझे। जल्दी कमेंट करो बच्चों, 5 का घन बताओ। 5 का घन क्या होगा? और वीडियो को लाइक करना जरूर करना भाई, भूलो मत लाइक करना। और अगर आपको शाम की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बच्चों, तभी आप शाम की वीडियो भी देख पाओगे। जल्दी कमेंट करो बच्चों, जल्दी कमेंट करो क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सब बच्चों ने 125 लिखा। 125 बच्चों कैसे है? जिन बच्चों को नहीं पता बता दूं। 5 गुना 5 गुना 5 इस प्रकार से आ जाएगा। 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125 हो जाएगा। इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंडन की विधि द्वारा 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो जल्दी बताओ बच्चों 1728 का घनमूल क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी से कमेंट। 1728 का घनमूल बताओ जल्दी से। 1728 का घनमूल बता दो बच्चों जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ठीक है सब बच्चे लिख रहे हैं 125। बिल्कुल 5 का घन 125 है। अब मुझे बताओ जल्दी से अभाज्य संख्या जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 1728 का घनमूल जल्दी से बताओ कमेंट करके। वीडियो बच्चों हमारी खत्म होने वाली है, जस्ट अब खत्म हो जाएगी। 5 मिनट रह गया है वीडियो का, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा अभी अभाज्य गुणनखंड सिखाऊंगा। मैं अभी जस्ट आपको सिखाऊंगा अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। पहले मुझे आप बताओ कि 1728 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो एक बच्चे ने लिखा 12 होगा, एक बच्चे ने और लिखा 12 होगा। बिल्कुल बच्चों 12 होगा। उसी प्रकार आप बताओ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 1331 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 1331 का घनमूल बताओ बच्चों जल्दी बताओ। 1331 का घनमूल 1331 का घनमूल बताओ। उसके बाद मैं आपको विधि सिखाऊंगा कि किस तरीके से घनमूल निकाला जाता है। जल्दी से बताओ बच्चों घनमूल बताओ। जल्दी बताओ बच्चों। रुद्र कुमार को शॉर्ट आउट है भाई। रुद्र कुमार काफी देर से कह रहे हैं शॉर्ट आउट प्लीज। बिल्कुल भाई शॉर्ट आउट है रुद्र कुमार को। भाई पूरे क्लास में अटेंटिव रहा है लड़का और सब क्वेश्चन के आंसर दिया है। बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं रुद्र कुमार के। जल्दी जल्दी बच्चों करो, जल्दी जल्दी करो। मुझे आंसर बताओ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 1331 का घनमूल जल्दी बताओ। जल्दी बताओ जल्दी बताओ बच्चों। कुछ बच्चे 11 लिख रहे हैं, 11 लिख रहे हैं। जल्दी जल्दी बताओ आप। बिल्कुल 11 भी ठीक है। चलो मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से निकाला जाता है। देखो बच्चों सबसे पहले 1728 का, ठीक है 1728 से कैसे निकाला। 1728 को हमने 2 से भाग किया तो ये आया, फिर 2 से किया ये आया, ये आया। लास्ट में 2 इंटू का 6 का पावर और 3 का पावर आ जाएगा 3। ठीक है इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। इस प्रकार से आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 बार हमने 2 से इसको गुणनखंड किया है और 3 को हमने 3 बार किया है। 3 तिया 9 और 3 9 तिया 27। इस प्रकार से हमने किया है।
उसी प्रकार फाइंड द क्यूब रूट ऑफ इसका किया हमने जब, तो क्या आ गया हमारा 12 आंसर आ जाएगा। 4 गुना 3 हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 12 आंसर हो जाएगा। वहीं 1331 का करेंगे तो बच्चों कुछ इस प्रकार हमारा हो जाएगा। 11 आंसर हो जाएगा। हिंदी में कुछ इस प्रकार होगा बच्चों, और हिंदी में बच्चों ये वाला आंसर का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हमने सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए। शाम को बच्चों एक और लाइव वीडियो आपकी होने वाली है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे क्वेश्चन बच्चों जो हमने लिया है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो 10 सालों से जितने भी क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं, उन सब क्वेश्चन से हमने ही सैंपल पेपर, सारे सैंपल पेपर को डिजाइन किया है। तो आपके सारे सैंपल पेपर बच्चों बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बार बार इस वीडियो को देख के हर क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि जो ये पेपर मैंने आपको करवाया है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में डिट्टो ही आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। शाम को बच्चों वेट करना हमारे नेक्स्ट सैंपल पेपर के लिए, और भाई आपको अपना ख्याल रखें।